एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका सबका फिर एक बार से अभिनंदन है। वो समय गया, वो ज़माना गुजर गया जब व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती थी, उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती थी, उसके बर्ताव से होती थी, उसके ज्ञान और विवेक से होती थी, उसकी ईमानदारी से होती थी। आज तो व्यक्ति की पहचान धन से होती है। जितना धनी है, धन के आगमन का स्रोत क्या है इसका कोई महत्व नहीं। आपके पास कितना धन है, कितने मकान हैं, कितनी कार हैं, विदेश यात्रा पर कर सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा क्या है। यदि आप सर्वाधिक धनी हैं तो आपकी पद प्रतिष्ठा भी होती है, सम्मान भी होता है, आपकी पूछ भी होती है। यदि आप उच्च विद्वान हैं, चाहे किसी कॉलेज में प्रोफेसर हों या फिर कहीं किसी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हों और आप श्रेष्ठ चिकित्सकों में आते हैं, लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो आपकी कोई कीमत नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई आपकी सम्मान देने की स्थिति नहीं बनती है। यदि आप धनी हैं और चाहे आपने धन का स्रोत कोई भी बनाया हो, किसी भी तरह से आपने धन संग्रह किया हो, तो फिर आपका हर जगह पूछ भी रहेगी, हर जगह मान्यता भी मिलेगी और हर जगह आपका मान सम्मान भी किया जाएगा। धन आज जीवन की सबसे प्रमुख आवश्यकता रहेगी। इसके पीछे ना तो कोई आपके व्यवहार की कोई का हाथ रह गया है, ना आपके बर्ताव का, ना आपकी विश्वसनीयता का, या आप कितने सत्य बोलने वाले हैं, सच्चे विचार करने वाले हैं, दूसरों का सहयोग करने वाले हैं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व है कि आपने धन कैसे कमाया। और अब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी मैनेजमेंट में यही कमाती हैं, ये सिखाती भी हैं। विदेशों में तो ये मान्यता ही प्रचलित हो गई है कि यदि आप झूठ बोल सकते हैं और सर्वाधिक झूठ बोल सकते हैं तो आप एक बड़े व्यापारी बन सकते हैं और धन का एक बड़ी धनराशि के स्वामी बन सकते हैं। झूठ बोलना, दूसरों से छल कपट करना, दूसरों को छलावा देना, दूसरों को भ्रमित करना, ये व्यापार की एक प्रमुख आवश्यकता हो गई है। और इसीलिए कई बार देखने में भी आता है। एक चीज़ और भी देखने में आई है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ लिखते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते जो कम पढ़े लिखे, कम शिक्षित व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बहुत लोग हैं जो बचपन से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अव्वल रहते हैं, उच्च मार्क्स लेके पास होते हैं, लेकिन जीवन में उनको स्थापित होने में बहुत बड़ी परेशानी आती है। कम पढ़े लिखे लोग बड़ा व्यापार कर लेते हैं, बड़ा व्यवसाय फैला लेते हैं, लेकिन बड़े जो अच्छी अच्छी डिग्रियां पहने हुए व्यक्ति भी उनके यहाँ चंद रुपयों में नौकरी करते, उनका काम व्यतीत करते नजर आते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो उच्च शिक्षित हैं लेकिन छोटी किराने की दुकान या किसी दूसरी छोटी मोटी दुकान करके बैठे हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कम शिक्षित हैं लेकिन बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं। वो राजनीतिक की जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊंचे मुकाम पर चले गए। बहुत पढ़े लिखे लोग रिक्शा चलाने तक सीमित रह गए, सब्जियों की दुकान करने बैठे हैं, हलवाई की दुकान संभाल रहे हैं या किराने की दुकान संभाल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो जाती हैं। और ज्योतिष में तो उसको कहते हैं कि हम प्रारब्ध में हम पूर्व कर्मों में क्या फल लेके आए हैं, क्योंकि उसी के अनुसार तो हमारी जन्म कुंडली का निर्माण होता है। हमारी जन्म कुंडली में धन देने वाले जो कारक हैं, धन देने वाले जो ग्रह हैं, वो स्थितियाँ निर्मित होती हैं। यदि हमारी जन्म कुंडली में ऐसी स्थितियाँ ही नहीं है, ऐसे योग ही नहीं है, तो फिर हम उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी धन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम समाज में अपनी कैसी प्रतिष्ठा बना सकते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि आप उच्च शिक्षित हैं, आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह एक दूसरे के साथ बैठे हैं, अशुभ ग्रह भाव में बैठे हैं, तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी दुर्गुणों जैसे काम करने लगते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे डॉक्टर आपने देखे होंगे, मैं सभी डॉक्टरों की बात नहीं करता, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो उच्च शिक्षित हैं, बड़े बड़े अस्पताल में काम करते हैं, लेकिन वो रोगियों का इलाज करने की बजाय रोगियों के अंग निकाल के उनको बेचने का, उनको व्यापार करने का काम करते हैं। तो यदि हमारे जन्म कुंडली में शुभ योग हैं, धन कारक योग विद्वान हैं, तो निश्चित रूप से हमें किसी भी स्थिति के बावजूद भी धन कमाने की अवसर मिल ही जाते हैं, हम धन कमा के आगे बढ़ ही जाते हैं। और इसीलिए ज्योतिष विज्ञान में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरा भाव शुभ स्थिति में है, पंचम भाव सही स्थिति में है, लाभ
भाव अच्छी स्थिति में है, 9वां यानी कि जो जो भाग का भाव है वो अच्छी स्थिति में अच्छे ग्रहों से युक्त है। 11वें स्थान इसको आय का भाव कहते हैं, वो अच्छी स्थिति में अच्छे ग्रह से प्रभावित है। और यदि 12वें स्थान पर जो व्यय का भाव है, खर्चे का कारक है, यदि वहाँ अशुभ ग्रह बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति अनायास या तो प्रारब्ध से ही धनी हो जाते हैं, या उनको ऐसी स्थितियाँ सहजता से निर्मित हो जाती है कि वो कम परिश्रम करके, कम दिमाग लड़ा के भी अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत स्थिति देखने में आती है। यदि धन संग्रह के योग हमारे जन्म कुंडली में नहीं है, या फिर धन संग्रह के जो भाव हैं, स्थान है, वो आप ग्रहों से पीड़ित हो गए हैं, तो हम संपन्न परिवार में जन्म लेकर भी धीरे धीरे उस सबको नष्ट कर देते हैं और हम निर्धन जैसी स्थिति जीने पर विवश हो जाते हैं। हमारे पास पर्याप्त अचल संपत्ति तो होती है, लेकिन चल संपत्ति के रूप में, हमें नगद धन के रूप में हमारे पास इतना ऐसी स्थिति भी नहीं होती है कि हम अपने मकानों को रिपेयर करा सकें, मकानों की रंग रोगन करा सकें, या हम कुछ उसमें सुधार कर सकें। ऐसी कई स्थितियाँ आती रहती हैं। एक व्यक्ति हैं, एक मित्र हैं मेरे, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली भेजते हुए कहा है कि उनके पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती। अनायास कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि जो जमा पूंजी होती है वो उनके हाथ से निकल जाती है और फिर उन्हें फिर पुरानी स्थिति पर लौटना पड़ जाता है। उन्होंने अपनी जन्म कुंडली भेजी है, जन्म कुंडली के साथ में उन्होंने अपने जो समस्या बताई है, तो वो पूछते हैं कि ऐसी आर्थिक स्थिति को वो स्थिरता कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न है, आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, इसमें धन आगमन के अच्छे युग विद्वान हैं। 7वें स्थान पर सूर्य मंगल और बुध का मेल भी है। सूर्य मंगल बुध का 7वें स्थान पर मेल व्यापारिक अच्छी स्थितियां देता है, व्यापार में अच्छी उन्नति भी देता है। लेकिन यही सूर्य मंगल और बुध का मेल 7वें भाव में व्यवसाय में उथल पुथल भी मचाता रहता है। आपको व्यवसाय बदलने पड़ते हैं, या आप जो व्यवसाय करते हैं उसमें अनायास घाटा आ जाता है, या सरकारी अड़चनें खड़ी हो जाती हैं। मंगल 7वें स्थान पर हमारे गृहस्थ जीवन में भी विरोध का कारण बन जाते हैं, हमें परिवार का पूरा सहयोग नहीं मिलता है। पुत्र तो अनायास हमसे प्रतिकूल काम करने लगते हैं, पुत्र के कारण भी हमें धन का व्यय करने लग जाता है, या पत्नी बीमार हो जाती है। 7वें स्थान का सूर्य पत्नी के ऊपर प्रतिकूल असर डालता है। ये एक आपकी अशुभ स्थिति बनी हुई है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में धन स्थान में यानी दूसरे भाव में चंद्र और शनि का मेल बना हुआ है। चंद्र शनि दूसरे स्थान में धन आगमन के स्रोत तो खोलते हैं, लेकिन धन को संग्रहित नहीं होने देते। या फिर व्यक्ति के जीवन में अनायास कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, अनायास ऐसे हादसे घट जाते हैं कि उसका जीवन ही एक तरह से परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है, चोट भी लग जाती हैं, या फिर उसका धन ही वो अनावश्यक कामों में चला जाता है। इसके साथ में आपकी जन्म कुंडली में राहु 5वें भाव में है और बृहस्पति केतु के साथ में लाभ भाव में, ये भी एक अशुभ योग है। ऐसे में आपको लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करने से निश्चित रूप से लाभ मिल सकता है, निश्चित रूप से लाभ भी नहीं मिल सकता है। जीवन में आपने जो स्थिति प्राप्त करनी चाहिए थी वो प्राप्ति भी आपको सहजता से मिल जाएगी। इससे अनावश्यक जो खर्चे होते रहते हैं, आपके व्यापार में जो बदलाव आते हैं, व्यापार में रुकावट आती है, या आपका व्यापार स्मूथ एक गति से आगे नहीं बढ़ पाता, तो आप देखेंगे कि इनके कारण आपके जीवन में स्थिरता भी आएगी, आपके पास धन संग्रह के स्रोत भी बढ़ेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने काम करना है, क्योंकि आपके 7वें स्थान पर राहु है, मंत्रणा शक्ति का को ये कुपोषित करते रहते हैं। आपके लिए शेयर मार्केट में या कम्युनिटी बिजनेस में काम करना तो अच्छा है, इससे लाभ भी मिलेगा, लेकिन कभी कभी यही लाभ आपको हानि भी दे जाता है, कर्ज भी चढ़ा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 5वें स्थान के राहु को शुभ करना बहुत आवश्यक है। साथ ही जो चंद्र शनि का जो मेल दूसरे भाव में बना हुआ है उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। तो आपके लिए सबसे पहले तो एक काम करना जरूरी है, वो काम है कि शेयर मार्केट से आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप
अपने घर में, अपने फार्म हाउस में घोड़ी पाल सकते हैं। घोड़ी का लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा और घोड़ी लाभ लेकर आप शेयर मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। यदि घोड़ी रखने की आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप किसी घोड़ी वाले के घर जाकर घोड़ी की सेवा कर सकते हैं, घोड़ी को दाना पानी दे सकते हैं और ये काम आप जब भी समय मिले करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको सतनाजा 7 तरह का अनाज का मिश्रण बना के पक्षियों को डालना या फिर जंगल में जाकर उसको बिखेरना बहुत ज़रूरी है। सतनाजा चाहे पक्षी खाएं या पशु खाएं, वो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। इसके साथ में साल में कम से कम एक बार 10 दृष्टिहीनों को, जिनकी आंखें काम साथ नहीं देती, ऐसे लोगों को एक साथ 10 दृष्टिहीनों को भोजन करा के उनका आशीर्वाद लेना, उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दे सकें देते रहना आपके लिए बेहद लाभकारी है। ये आपके आर्थिक स्थिति को स्थिरता तो प्रदान करेगा ही करेगा, आर्थिक जगत में नए आयाम भी आपके लिए स्थापित करेगा, नए रास्ते भी खोलेगा। ये आपके लिए बहुत उपयोगी उपाय साबित हो सकता है। इसके अलावा 43 दिन लगातार आप साबुत मूंग की दाल या लाल मसूर लेकर उसका जल प्रभावित करते रहें और साबुत मूंग या लाल मसूर की मात्रा कम से कम 700 ग्राम हो, यानी कि 700 ग्राम साबुत मूंग या लाल मसूर की दाल लेकर निरंतर 43 दिन उसका जल प्रवाह करते रहें। इन उपायों को करने से आपके जीवन में स्थिरता आएगी, जो धन रुकता नहीं है या अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं या व्यापार में या बाजार में आपका पैसा फंस जाता है या फिर अकारण घर में आपके पुत्र के कारण या पत्नी के साथ में कारण आपको अनावश्यक खर्चे करने पड़ते हैं, तो उसमें भी आप इन उपायों के माध्यम से सहजता प्राप्त कर लेंगे। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आ जाएगी और आप में अभी तक इतने पुरुषार्थ के बावजूद भी जो जीवन में प्राप्त नहीं किया, मात्र इन उपायों को करने से आपके जीवन में फिर से एक स्थिरता आने लगेगी। हाँ, आपके लिए एक उपाय और भी हो सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। वो है आप सोने की एक जो अंदर से खाली गोली बनवा लें, एक गोल बनवा के उसे अपने गले में धारण करें। धारण करने के लिए आप रेशम की सफ़ेद डोरी ले सकते हैं या चांदी की चेन में इसको डलवा के धारण कर सकते हैं। सफ़ेद धागे का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि आपको रेशम की डोरी प्राप्त करने में मदद हो। लेकिन जो सोने की आप गोली बनवाएं वो अंदर से खोखली होनी चाहिए, अंदर से ठोस नहीं होनी चाहिए। इससे आपके जीवन में भी स्थिरता आएगी, आपके विचारों में भी स्थिरता आएगी और आपके परिवार में भी स्थिरता रहेगी। धन्यवाद मित्रों।